तो अब हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम। देखो ये क्या असलियत कर रही है ये कछुआ मेरे हाय साथ। इतना लोग करती अगर तुम्हारे आप बारे बड़े में। हो गए हो ससुर तो देखो ये ऐसा असली बच्चा था। हाँ चलो ठीक है, गेट आउट। चलो ना ससुर, जान दो। ये है भैया, अब हम बात करें एंगुलर मोमेंटम, फिर इससे डिराइव करेंगे टॉर्क। ये उल्टा होता है पर इन्होंने एक अच्छी वजह के कारण ही ये बाद में पढ़ा है। मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूँ इस मामले में। क्या कि एंगुलर मोमेंटम एकदम से अगर पढ़ाते रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, बिल्कुल भी इंटुइशन आती नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। टॉर्क आर्किमिडीज नहीं बता देता टॉर्क, मतलब टॉर्क कैसे डेरिवेशन टाइप की। फोर्स एक डिस्टेंस एक लीवर से लगाते हैं, लेवरेज लगा के जितनी बड़ी लेवरेज उतना ज़्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इट रियली इज़। तो जो है ये एंगुलर मोमेंटम है बेसिकली। क्या होता है, अब मैं एक लोल स्टेटमेंट बहुत घटिया जोक मारूंगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। तो ये है तो सही, मतलब समझ रहे हैं आप। मोमेंट एंगुलर, अरे हट, मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे रेडियस से, तो वो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। जैसे कि ये ले रखा है एल इंटू पी साइन थीटा, आर इंटू पी साइन थीटा, जो भी कह लो, एल कंफ्यूज नहीं करता है। तो एल हो जाएगा बेसिकली एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस टी वेक्टर। तो एज सिंपल एज दैट। और टॉर्क एज अ डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, तो एंगुलर मोमेंटम इज द लीनियर इक्विवेलेंट ऑफ जो है अपना वो मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो फोर्स होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो टॉर्क होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स। तो देखते हैं डी एल बाई डी टी आर क्रॉस पी। तो डी आर बाई डी टी क्रॉस पी, तो ये क्या होगा, वी इंटू एम वी, वी क्रॉस एम वी। डी आर बाई डी टी वी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंज इन, ओके। और वी बेसिकली ये हो जाएगा अपना भैया एम इंटू वी, वी क्रॉस एम इंटू वी, एम बाहर आ जाएगा, वी क्रॉस वी किसी भी वेक्टर का उसके साथ हाथ नहीं घूमेगा भाई, वही डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये जीरो रहेगा। डी पी बाई डी टी क्रॉस आर, ये देखते हैं। तो डी पी बाई डी टी तो एफ होता है, एफ क्रॉस आर। अरे वाह, ये तो बहुत आप परेशान, बहुत बड़े बच्चे हो गए। तो ये है डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर या आर क्रॉस एफ, विच इज़ इक्वल टू टाउ। साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से लेना। तो ये है एक घटिया सवाल, बहुत आसान है, इसका सॉल्यूशन यही है। अब वो देखते हैं कैसे निकलेगी। एम वी बी हो जाएगा इसका बेसिकली, एंगुलर मोमेंटम आर परपेंडिकुलर बी के बराबर है। तो जो है आर वार की तरफ रख के इस पी की तरफ घुमाएंगे हाथ, ठीक है, ओके ऑसम। तो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है अंदर के की तरफ, माइनस के कैप, तो माइनस एम वी बी मेरे हिसाब से आंसर। तो ये कमाल का है बेसिकली। सेम आप तो हमको पता है रेडियस जो होती है आर बाई टू होती है, प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो है उसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। और अगर अबाउट टू हिट द ग्राउंड तो रेडियस रेंज ही हो जाएगी उसकी, यहाँ पे आर बाई टू होगी, ठीक है। आर परपेंडिकुलर यहाँ आर बाई टू, एम वी आर करना है बस, एम इंटू वी, यानी कि यहाँ पे तो यू कोस थीटा होगी, यू कोस थीटा, उधर यू ही होगी, ठीक है। एम यू इंटू रेंज का फॉर्मूला, यहाँ रेंज बाय टू का फॉर्मूला बस, जो कि यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई टू जी होता है, बाई जी होता है सर। तो यार ये तो इतना आसान नहीं है। हाँ, जो दिक्कत हो गई, इन्होंने एच मैक्स ले लिया बेसिकली आर परपेंडिकुलर, जो कि मैं मानता हूँ यही होना चाहिए। पहले वाले में एक बार इन्होंने वही ले लिया था सिंपल आर बाई टू, मैं तो वहाँ ही कन्फ्यूज था वो क्यों लिया है। एंगुलर मोमेंटम के लिए तो सबको पता है एच मैक्स इंटू जो है एम वी होना चाहिए। आर साइन थीटा इज एच मैक्स, आर परपेंडिकुलर है, और एम वी है यू कोस थीटा। देखो कितना सिंपल है यार। अब मेन आती है ये, जब पूरी हो जाएगी तो क्या लोगे, तो देखो आर परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा अपना ये रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आर परपेंडिकुलर बेसिकली ये ऐसे, ठीक है, ये है हमारा रेंज, और ये है यू, एम यू बेसिकली, ठीक है, एम यू ऐसे है। तो यार इसका प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले सकते, आर इंटू एम यू साइन थीटा, बस इतना सिंपल है। आर की हमको फॉर्मूला पता है, एम यू साइन थीटा निकाल लेंगे बस, जैसा कि मैंने कहा था बस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पर उससे एक सेकंड पहले हमको दो चीज़ समझनी पड़ेंगी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल और टॉर्क ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, जैसे एक सिस्टम ये है मेरे पास, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये इनकी रेडियस हैं, ओके ऑसम। ये ऐसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, ठीक है, कोई मान लो ऐसे आ रहा है, उसकी रेडियस ऐसे हो जाएगी। तो इन सब का जो एंगुलर मोमेंटम होगा बेसिकली वो एल सिस्टम जैसे हम उसमें करते थे सेंटर ऑफ मास में, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बेसिकली सेंटर ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इंडिविजुअल मोमेंटम वैक्टोरियली एडिशन, ठीक है, पी टू प्लस पी थ्री। जैसे ये दोनों थोड़े थोड़े ऑपोजिट हैं अगर देखोगे तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन आएगा अगर एक नॉर्मल उससे, जब मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे तो ये नेगेटिव इसके आगे आ जाए क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन है। फिर बी ऐसे अलग ही चीज़ है, ये प्लस प्लस में आए जे कैप हो जाएगा या माइनस जे का, जो भी है समझ जाओ, इतनी कोई वो नहीं। तो एल ऑफ सिस्टम
इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एल ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी कि L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर, और ये सब वेक्टर सम है एल ऑफ सिस्टम। तो ये है, चाहे पूरी बॉल हो, ये घूम रही है, पूरी बॉल का मोमेंटम क्या होगा बेसिकली L1 L2 L2 दोन 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 दोन, ऐसे इन सब का वेक्टर सम होगा पूरी बॉल घूमते हुए का। कोई भी दिक्कत नहीं अभी तक। अब आते हैं टॉर्क। टॉर्क किसी बॉडी पे, किसी सिस्टम के ऊपर टॉर्क कितनी लग रही होगी यार, सिंपल dl/dt। तो dl/dt इज इक्वल टू टाउ नेट एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल तो ज़ीरो ही होती है। इसको क्या आप करोगे, आएगा ये इज इक्वल टू एफ वेक्टर सबमिशन ऑफ एफ वेक्टर आई क्रॉस आर वेक्टर आई, मतलब FI/RI प्लस F2/RI, ठीक है। टाउ 1 टाउ प्लस टाउ 2 वैक्टोरियली, ठीक है, ऐसे और ऐसे चलता रहेगा ये, नो प्रॉब्लम। अब dl/dt होता है टाउ नेट टाउ सिस्टम, जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल के सम के बराबर होता है। तो ये है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यहाँ से हमको पता लग गया किसी भी नेट टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम ये लगता है। यहाँ से अगर एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो हो जाए किसी भी सिस्टम पे, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ dl/dt ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस हमेशा जो है ज़ीरो ही रहेगा। बहुत सिंपल बात है यार ये तो। जैसे रेट ऑफ चेंज एंगुलर मोमेंटम, कोई बम फटा इंटरनल फोर्सेस के वजह से फटा, बाहर से तो किसी ने धक्का लगाया नहीं, तो मोमेंटम वो है नेट मोमेंटम पहले जितना होना ज़ीरो ही होना चाहिए, तो देखो ज़ीरो ही होता है, ये एम बी बस सिंपल है। तो dl/dt इज इक्वल टू ज़ीरो, तो L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो Li इज इक्वल टू LF। ऑसम। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कुछ नहीं है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, रस्सी पे कील काट के दो बच्चे लगा रहे थे 5 और 10 मीटर, वो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम की ही बात हो रही है, आप टाइटल से पहचान रहे होंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आगे देखेंगे, बेसिकली ये लीवर फलक्रम की बात हो रही है, जो कि आर्किमिडीज का बहुत ब्यूटीफुल कोट है। लीवर फलक्रम वाली बात है कि एक फलक्रम को लीवर पे लगाते हैं तो पढ़ते हैं क्या होता है, जैसे कि कोट कितना ब्यूटीफुल है, गिव मी ए लीवर लॉन्ग इनफ एंड अ फलक्रम टू विच टू प्लेस इट एंड शैल आई मूव द वर्ल्ड। वाओ। तो इसकी इंट्यूशन दूँ, वो क्यों कह रहा है कि वर्ल्ड को हिला दूंगा मैं, इतनी लंबी फलक्रम हो तो। देखो, एक वो लीवर हो तो ये फलक्रम है, फलक्रम पॉइंट है बेसिकली, ये रोटेशनल पॉइंट है, पिविट पॉइंट है इस जगह, पिविट होगा ये D1 डिस्टेंस छोटा होगा, इधर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा है, D2 डिस्टेंस बहुत ही बड़ा होगा, D1 डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, D2 डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा। अब क्योंकि इसके ऊपर कोई भी वो नहीं होना चाहिए, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, एक्सटर्नल जो है फोर्स नहीं लगेगा, तो इधर से बेसिकली इधर से मैं एक खड़ा हो जाऊंगा इसके ऊपर, तो मेरे और इसके इंटरनल फोर्स जितना है वो कोई बाहर से तो सिस्टम नहीं लगा रहा। एफ एक्सटर्नल मैं यहाँ लगाऊंगा जितना, उतना ही ऊपर ऐसे उठेगा, ठीक है, ताकि मोमेंट बेसिकली इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये सिंपल, छोड़ो इतना इक्विलिब्रियम वाली बात, इधर से मैं कुछ इसके ऊपर टॉर्क लगाऊंगा टाउ, तो वो हो जाएगा छोटा। मैं एफ, मेरे तो इंसान हूँ इतना पत्थर जितना, तो मैं बड़ा फोर्स नहीं लगा सकता, मैं कुछ एफ छोटा लगाऊंगा F2। तो और पर जो मेरा डिस्टेंस है बहुत बड़ा है, तो टॉर्क यानी कि मेरा ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा है, मैंने इसको ट्विस्ट करने के लिए ज़्यादा फोर्स दिया है, तो ट्विस्ट करने के लिए मैंने इसको यहाँ पर ट्विस्टिंग बहुत बड़ी होगी क्योंकि मेरा D2 बड़ा है, तो यहाँ D2 बहुत छोटा है, तो क्या होगा, अगर इतना ही सेम टॉर्क होना चाहिए टाउ 1 इक्वल टू टाउ 2, तो क्या होना चाहिए बेसिकली F1 बहुत बड़ा होना चाहिए D1 से, ऐसे इनकी रेशो में बेसिकली, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो F1 बहुत बड़ा हो जाएगा, ये तो पत्थर के वेट से ही बड़ा हो जाएगा, पत्थर को 2 मिनट में उठा के फेंक देगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। यहाँ पे तो ये इक्विलिब्रियम कह रहे हैं कि एक बच्चा इधर से फेंक रहा है, एक बच्चा इधर से डाल रहा है, बस F1 बड़ा होगा, F2 छोटा होगा, तो इक्विलिब्रियम में है। जैसा कि मैंने बताया F1/F2 इक्वल टू D2/D1 F1, ठीक है। ये है अपना फलक्रम लीवर का प्रिंसिपल, सिंपल। ये तो इंटुइटिव है यार, बहुत ज़्यादा इंटुइटिव, आर्किमिडीज ने बता दिया था। तो एक बहुत अच्छी टर्म होती है जब भी लीवर्स की बात होती है, मैकेनिकल एडवांटेज। आपको कितना मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है, हमने जो है मान लो उधर जो है कुछ F1 लगा है ऐसे बाहर उधर से, जो कि D1 डिस्टेंस पे फलक्रम से है, और हमने D2 डिस्टेंस पे एक छोटा सा F2 लगाया था भैया, इधर लगाएंगे तो F2 पर जाएगा, एक F2 हमने इधर लगाया था D2 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो बेसिकली ये F_D2 इजिकल टू F_D1 होगा, F2D2 इजिकल टू F1D1, तो F2/F1 बेसिकली उल्टा लिख रहा हूँ मैं, हाँ, मेरे केस में तो F2 है, ठीक है, F2/F1, F2 मेरा फोर्स है, ओके, इज़ इक्वल टू बेसिकली D1/D2, देख लो आपके सामने की बात है। अब ये है मेरा लोड जो मैंने लगाया, बेसिकली एफर्ट जो मैंने लगाया, और ये है मेरा लोड जो मेरे को मिल रहा है, लोड अप्लाइड ऑन द पत्थर, तो D1/D2 इंटू मेरा F1 जो कि मैंने एफर्ट लगाया, तो ये मेरा मैकेनिकल एडवांटेज होता है m.a। F1/F2 होता है बेसिकली ये, पर छोड़ो, कितना मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू कितना लगाने का, तो F1/F2 जो है लोड, मैकेनिकल लोड हमेशा पॉजिटिव ही होता है अगर डिस्टेंस बड़े हैं तो, ओके ऑसम।
दैट्स इट। जैसे ये सवाल है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर इज सो, यानी कि जो है F1 जो है बेसिकली जो हमको लोड आउटपुट है, मैं इसको F आउटपुट लिखूँगा, ठीक है, आज से F आउटपुट इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ F इनपुट, ठीक है। वो मेरे को दे रखा है, जो मैंने लोड लगाया है वो 10 न्यूटन है एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो हमने एफर्ट कितना लगाया है, ठीक है, हमने इनपुट कितना दिया है, हमको F आउटपुट दिया हुआ है, और ये है बेसिकली D2/D1 D इन बाई D आउटपुट, ठीक है। तो F आउटपुट जो हमको दिया हुआ भैया वो दिया हुआ है अपने को 10, और D इनपुट यानी कि 10 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना D इनपुट जो कि हमको निकालना भी है, और जो है D आउटपुट यानी कि 20 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है, और Fi। तो हमको D इनपुट तो बहुत आसानी से आप खुद ही निकाल दोगे कि DI/DF जो दिया हो वो 100 है, तो DI बेसिकली होना चाहिए दो, इसके साथ 2 जीरो और लगनी चाहिए, हाँ ठीक है। तो 2 जीरो यानी कि 2000 है DI, 2000 सेंटीमीटर, 2000 सेंटीमीटर है अपना DI यानी कि 2 मीटर है। ये Fi निकालना है अब यहाँ से। तो पहली बात तो 2 मीटर तो मेरा डिस्टेंस पे लग रहा है ये एफर्ट, ठीक है। अब एफर्ट निकालना है मेरे को, ये 100 है और ये 100 है, ये 10 है, तो यहाँ से 1/10 यानी कि मैंने एफर्ट लगाया 1/10 न्यूटन, यानी कि 0.1 न्यूटन मैंने अपने हाथों से फोर्स लगाया। 0.1 न्यूटन से 10 न्यूटन उठ जाता है। ओह शिट, ओह या, ओह या, ओह या। 2 मीटर कह रहा था, 20 मीटर अब 2 हो जाता है। बहुत गजब सवाल है ये, नीट में भी आ सकता है। फॉर इक्विलिब्रियम एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 12 इंटू एल मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू यानी कि 3/12, तो 12L मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू 3/12 प्लस में समथिंग, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9/2। 9/2 में क्या प्लस करूँ कि 12 आ जाए, 24/2 हो जाए ये बेसिकली। 9 में क्या जोड़ूँ कि 24 आ जाए, 15 यानी कि 15/2 बेसिकली होना चाहिए। 15 शायद, देखते हैं चलो, ये तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन है, आप खुद से करोगे इसको। तो ये अच्छा सवाल है, इसको करना। इसमें 2 काम होंगे, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम लगेगा और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगेगा। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो है इसका वेट प्लस में जो 3 kg है फुल लोड इसके ऊपर सस्पेंडेड, उनका mg विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। फिर उसे डिस्टेंस लगा इन सब का टॉर्क, ठीक है। R1 इनका तो 0 ही होगा बेसिकली, फिर 3 इंटू जो है ये डिस्टेंस प्लस 3 इंटू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू सेंटर से देख लेना सबका डिस्टेंस, ठीक है। सेंटर से इसकी R इंटू ये F ऐसे ऊपर, तो ये नेगेटिव पे 2 टॉर्क हो जाएंगे। mg का कोई टॉर्क नहीं होगा, इसका मान लो पॉजिटिव, इन दोनों को मान लेना नेगेटिव, तो यानी कि 3 इंटू ये सेंटर से 5 के डिस्टेंस पे, 3 इंटू 5 ये होंगे सेंटर से बेसिकली 25 के, 25 तो नहीं 15 के, 15 इंटू R1 और ये वाला 15 इंटू R2। लेंथ का ध्यान रखना, ये नेगेटिव होगी बेसिकली, ये लेंथ ऐसे टॉर्क है ऊपर, ठीक है। ये ऊपर है तो ये ऐसे, इसका अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसका क्लॉकवाइज जा रहा है। रोटेशन ट्रांसलेशन ये लग गया, ठीक है। रोटेशन ये है, देखो सिंपल, सेंटर से लेके 15 इंटू आर भी प्लस, देखो ये दोनों उल्टे हैं ना बिल्कुल, ये वाला तो बिल्कुल नीचे वाले की डायरेक्शन में। रेडियस भी डिफाइन करते हैं डायरेक्शन, टॉर्क का यहाँ से पता लगता है, तो गलती नहीं करनी, इसको कॉपी पे प्रैक्टिस करो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ये बकवास के लिए दिया गया है, बकवास नहीं हो सकता है, ये तगड़ा पॉइंट हो सकता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी वहाँ होता है जहाँ पे उस बॉडी का पूरा वेट मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि वहीं पे जैसे एक गत्ता है कोई भी कार्डबोर्ड का, अगर मैं ये फ़ोन है, ये गत्ता मत समझो इसको मैं इस पेन की टिप पे से बैलेंस कर सकता हूँ हिट एंड ड्राई से किसी मेथड पे, तो उस पॉइंट पे बेसिकली जो है इसका जो है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों उसी पॉइंट पे होंगे, समझ रहे हो। ऐसे सेंटर ऑफ मास जहाँ ही होगा वहीं इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये नीचे नहीं जा पाएगा, वहाँ बैलेंस हो जाएगा। जैसे किसी कार्डबोर्ड के गत्ते को ले लो ऐसे, या कोई सी लंबी स्टिक को ले लो ऐसे, तो जो है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं, नॉर्मल बॉडी के लिए, नॉर्मल बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास भी वहीं होता है। पर क्या हो अगर एक बॉडी को आधा पार्ट उसका पानी में डाल दे, पानी का कटा हुआ वो है, समझ नदी के किनारे आधा पार्ट उसका, नदी के इधर गड्ढा खोद के पानी कर दिया, पानी ऐसे आ रहा है, समझ जा यार कुछ भी है, आधा पार्ट पानी में आधा पार्ट पानी से बाहर है, तो अब बता उसका, या फिर एक ऐसे सॉल्यूशन के बीच में इमिसिबल लिक्विड्स हैं दो जो इमिसिबल हैं बीच से, अब जो है इस तरफ की डेंसिटी कुछ है, इस तरफ की कुछ है, तो बॉयंसी बेसिकली ग्रेविटी दोनों तरफ की अलग अलग है। तो क्या सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह होंगे? नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह नहीं होंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए जो है उस पॉइंट पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट पे mg और जो रिएक्शन होगा नॉर्मल बेसिकली जहाँ पे बैलेंस कर रखा है वो जो होगा 0 होगा, वहाँ पे सारे टॉर्क 0 होंगे बेसिकली। तो ये जो ti है इज इक्वल टू हो जाएगा r क्रॉस mi,
आर क्रॉस एफ, क्योंकि वहाँ पे जीरो हो जाएगा एट दैट पॉइंट। यहाँ पे कोई भी मान लो एम आई पार्टिकल है तो वो टाओ आई लगाएगा इस पॉइंट पे कुछ, ठीक है, टाओ आई इज इक्वल टू आर इंटू एफ आई, जो भी है एम आई आर आई, ऐसे जी इंटू एम, ये एम सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी एम आई आर आई। पर ज़रूरी है नहीं ये हो सकता है इधर कुछ मास है, इधर एम जी ज़्यादा इधर एम जी कम है, तो इनके समझ रहे हो ना, रेशो से जो है हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेंगे। जैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते थे ऐसे रेशो हो जाएगा 3:1 है, तो जहाँ पे ज़्यादा वेट है उधर 1 और जहाँ पे कम वेट है उधर 3, फिर उससे टोटल निकल जाएगा। ओ ये तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़रूरी नहीं है कोइंसाइड करे हमेशा छोटी बॉडी के लिए भी। और अगर एक बहुत बड़ी बॉडी है, मान लो मैं क्या बताऊँ, बुर्ज खलीफा जितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, तो उसके लिए ग्रेविटी भी वेरी करेगी हर पॉइंट पे, समझ रहे हो, ऊपर ऊंची है बहुत तो भी ग्रेविटी वेरी करेगी, ऊपर 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 जाती जाएगी, ग्रेविटी कम होती जाएगी, तो भी जो है सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लाई नहीं करेंगे। बाय।